स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हमने उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया था और उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम एसटीपी और वन मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं। अब हमें क्या करना है एक्चुअली कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दे, जैसे हम एसटीपी की जो कंडीशन लेते हैं वहां पे आपका टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है आपका 1 मोलैरिटी, प्रेशर है आपका 1 एटीएम। ये कंडीशन थी जब हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि ये क्या है, एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हमें एक्चुअली क्या करना है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दे इन स्पाइट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस या फिर हम वहां पे कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर दे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे, तब उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा और उस सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, हम उसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है, देखिए कभी भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट दैट बाय वी स्टडी, कि हम उसको पढ़ क्यों रहे, उसका यूज क्या करना है। जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी, एक सीक्वेंस नहीं होगा, तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आपको अब पता चला होगा कि हम नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ने वाले हैं। हम इसलिए पढ़ने वाले हैं कि जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी की कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, अगर हम वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या वही रहेगा वो या चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। क्लियर है? तो नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए हम यहां पे एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यहां पे जरा मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन मैंने आपको डिस्कस की थी। इसी तरीके से जो डेल जी की वैल्यू है, अगर ये निगेटिव है तब भी हम कहते हैं कि प्रोसेस आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का। डेल जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस NF E नॉट सेल। ओके, अगर हम यहाँ पे E नॉट लेंगे तो जो आपका डेल जी होगा वो स्टैंडर्ड होगा, और अगर हम नॉर्मली लेंगे डेल जी तो माइनस NF E नॉट, ई नॉट नहीं सिर्फ ई सेल। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमें अभी यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करनी है जिसकी हेल्प से हमें नर्स्ट इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ध्यान से समझना है इस बात को। जो आपके ये दोनों फॉर्मूले हैं, मतलब जो यहाँ पे मैंने एक ही मान के चलते, हम कोई भी स्टैंडर्ड या बिना स्टैंडर्ड दोनों को हम यूज करेंगे। तो एक्चुअली होता है क्या, इसमें पहले टर्म्स को समझ लेते हैं। डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो n की वैल्यू होगी। F क्या है, F है आपका फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487, बट अप्रॉक्स में हम उसको मान लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। ओके,
ई नॉट सेल आपको पता है सेल पोटेंशियल है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो आप इनकी हेल्प से डेल जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक आपकी इक्वेशन है, ओके। इस इक्वेशन के लिए हम यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का एक इक्वेशन लिखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का एक इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये चीजें किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे क्लियर है आपको? तो जो भी यहाँ पे मैंने टर्म्स यूज किए हैं उनका क्लियरली मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमें अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो अब एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा जब कोई इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक छोटी सी डेरिवेशन कर रहे हैं जिससे कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे ये एक आपका नॉर्मल कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम टर्म। एक तरीके से हम बोलेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की होती है ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब क्या करते हैं, यहां पे हम फॉर्मूला में जो इसकी वैल्यू है माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल आर टी एल एन इस डेरिवेशन की जरूरत वैसे 12th क्लास में, मतलब नॉर्मली जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, बस आपको डायरेक्टली इक्वेशन याद रखनी है। तो अभी आप इक्वेशन पे जैसे पहुंचेंगे उस इक्वेशन को फोकस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होगा तो निगेटिव साइन से निगेटिव साइन इसका कैंसिल हो जाएगा, एनएफ से एनएफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई नॉट सेल। समझ में आ रही है बात? फिर जब यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन था, जब आप इस निगेटिव से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस एनएफ से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आर टी ओवर एनएफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इतनी बात अंडरस्टूड है। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको यही याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो डजेंट मैटर, बट ये आपको फॉर्मूला क्लियरली पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जरा, ये आपको याद रखना है। इसमें अब टर्म्स क्या है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल हमने यहां पे लिख लिया, ठीक। टी आपका टेम्परेचर है। चलिए अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, यानी कि 298 केल्विन, ओके। एफ आपका होता है 96487, हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मानते हैं 96500 कूलम पर मोल, ओके। अब ये जो वैल्यूज है, अब एलएन का जो टर्म होता है, जब हम इसको लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो वहां हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो ये एलएन का टर्म है, ओके। तो जब हम इसके लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे एलएन को, तो हमें उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591
ओवर एन, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू जब हमने इसमें पुट कर दिया, और एल एन की वैल्यू 2.303। अब ये जो एन बच गया सिर्फ, ठीक, लॉग, और ये जो आपका टर्म यहां लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग बेस 10, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी ओवर ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो ये एक आपकी कैलकुलेटेड इक्वेशन होगी जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में दिखाना चाहते तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आप पहले तो ये समझिएगा कि नस्ट इक्वेशन जब भी आपको यूज करना है, आप पहले इस इक्वेशन को यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का। ये क्या निकल के आया आपका, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया यहां पे m सॉलिड फॉर्म में, और इसने n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक। तो यहां पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है। किसकी है? ऑक्सीडेशन की है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब नस्ट इक्वेशन राइट करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखो, आप ई सेल नहीं फाइंड आउट कर रहे, आप ई ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर रहे हो। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब उसका टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो। जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमने कहा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस भी टेम्परेचर पे, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी, वहां पे मैंने लिखा था प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो यहां पे आपका ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो हम प्रोडक्ट लिखेंगे यहां पे M पॉजिटिव और यहां पे M इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन किसी की सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होती है तो हम उसको यूनिटी मान लेते हैं, और जब आपका M जो सॉलिड में है वो 1 होगा, तो यही इक्वेशन आपकी हो जाएगी ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग बेस 10। और सिर्फ अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। इतनी बात अंडरस्टूड है? तो फॉर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? हमने डेनियल सेल लिया, हमसे किसी ने कहा कि राइट नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, कि हमें डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन राइट करनी है। तो सबसे पहले तो डेनियल सेल की रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन जब आप लिखोगे तो आपको पता है कैसे रिएक्शन हम लिखेंगे। यहां पे कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में ले लीजिए, Cu+2 इन एक्वस फॉर्म, Zn+2 इन एक्वस फॉर्म, प्लस कॉपर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि ये पार्ट ऑक्सीडेशन का हो गया और ये रिडक्शन का हो गया। तो जब हम इसको इक्विलिब्रियम के टर्म में लिखेंगे तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये यूनिटी 1 और ये इधर यूनिटी 1। तो जब आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर।
इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि जो कॉन्सेंट्रेशन जिंक की होगी और जो कॉपर की, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये भी प्रोडक्ट में लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, और ये भी रिएक्टेंट में लेकिन इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी। तो हम फाइनली इस सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। एन की वैल्यू समझना मेरी बात को जरा ध्यान से, यहां पे एन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपर प्लस 2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक से जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल 4 नहीं लेना है, ये कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू हो गई 2। इज इट क्लियर? And then you can write here log 10 concentration of zinc plus 2 over concentration of copper plus 2. I think you understood the meaning of this. Is it okay? नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब ये जो चीज है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम अभी सीखते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज हमें समझनी है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया, एक डेनियल सेल एक कोई सेल कंसीडर किया जिसमें कुछ रिएक्शन इस तरीके की हुई। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गई आपकी, समझिएगा इस बात को। यहां पे ये पार्ट आपका ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये एनोड पे है, ये कैथोड पे है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो आप पहले चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किस तरीके से है। इक्वेशन लिख लीजिए Cu प्लस, अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर रिड्यूस होगा, ऐसे ही लिखेंगे। अब आप अगर देखिएगा तो कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो 2 का है, और Ag में इलेक्ट्रॉन का चेंज जो है वो 1 का है। Ag+1 से Ag 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कॉमन नहीं है। इस इक्वेशन या इस सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉमन नहीं है, 1 और 2 है। तो हम इनको कॉमन बनाने के लिए इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन हो जाए। तो पहले वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कॉमन 2। तो फिर इसके लिए हम इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 log base 10 ऑक्सीडाइज पार्ट Cu+2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 ओवर Ag+1। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ये चीज आप जब भी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो चार्ज इक्वल होने चाहिए दोनों साइड में। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव है। तो जब 2Ag इधर होगा तो 2Ag इधर भी होगा। तो जब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके स्क्वायर में भी लिखा जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, ये जरूरी चीज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और एक रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं।
एक रिएक्शन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और एक रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो अब आप यही तो कहेंगे कि A+3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉमन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3, तो क्या हो जाएगा n = 6। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हम कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the single electrode potential of a half cell for zinc electrode dipping in concentration 0.01 molarity solution at 25 degrees Celsius? The SRP of zinc electrode is 0.76 volt at 25 degrees Celsius। ये क्वेश्चन है आपका। अब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, यानी कि यहाँ पे इसका एसआरपी पे तो दे रखा है, एसआरपी का मतलब है कि ये कैलकुलेट किया गया होगा 1 मोलैरिटी और एसटीपी की कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है, इस पे हमें कैलकुलेट करना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो ये पहले तो सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम आपका ऑक्सीडेशन का है, देखिए जरा पहले देख लीजिए कि गिवन क्या है। सिस्टम आपका हो जाएगा जिंक से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन का जब हम फाइंड आउट करते सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लिखते ई ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591/n log base 10, और जो ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हम यहां पे लिख देंगे जिंक +2। ठीक, तो अब हम एक्चुअली किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे हमें ये कैलकुलेट करना है। ये गिवन है, स्टैंडर्ड है ये, तो स्टैंडर्ड आपको गिवन है 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज हो रहे, 2, तो n की वैल्यू 2, जिंक कितना है 0.01 m। ओके, तो यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। 0.76 माइनस, इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे, अगर यहां पे 2 है तो ध्यान रखना है आपको कि ये आएगा आपका 0.0295। ठीक है, कितना होगा, हमेशा जब भी आप 0.0591 को डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू डिवाइड होने के बाद होगी वो होगी 0.0295। तो ये एक तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस में n = 2 ही मिलता है। ठीक है, और यहां पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है log base 10 0.01, तो इसको क्या आप लिख सकते हो 10⁻⁻²। जब log base 10⁻⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो लोग log सॉल्व करना जानते हैं उनको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो टर्म है आपका ये a⁻n का है, तो a⁻n लिखने का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका -2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि यहां पे रिमेनिंग पार्ट आपका क्या होगा -2, तो -2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.76 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाइड विद -2। ठीक है, तो जब आप -2 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू जो है इतनी ही होगी। 2 से डिवाइड करने पे आया 0.059, तो यहां पे लिख दीजिए 0.76 माइनस माइनस का प्लस 0.0591, और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8221 वोल्ट। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलैरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें उसका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है और ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ इन द सेंस सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
जो ये रिएक्शन दे रखी है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता तो हम वहीं से तो इसको फाइंड, ये भी तो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ है, लेकिन ये कब की कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब हमसे बोला गया है कि इस कंडीशन में इस कॉन्सेंट्रेशन पे चेक करिए, बताइए कितना होगा उसका सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इसमें एक्चुअली आपको ईएमएफ ही फाइंड आउट करना है, ई नॉट सेल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो वेरिएबल होगी, यानी कि 1 मोलैरिटी नहीं होगी। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको पैटर्न क्लियर हो जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि निकल से निकल +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। Ag+1 से Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हो गए। क्लियर है इतनी बात। अब हम जब इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ई नॉट सेल नहीं ई सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ई नॉट सेल ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ई सेल इक्वल्स टू, जिसको कि हम कहते हैं नॉस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल -0.0591/n log base 10। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सिल्वर आपका किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और निकल रिएक्टेंट में सॉलिड स्टेट में। तो हम यहां पे लिखेंगे निकल +2 ओवर Ag+1, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, मैंने पहले भी समझाया था 2, तो यहां पे हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये सिंपल है, बस इतना समझना ज्यादा जरूरी था, और लॉग आपको आना चाहिए, बिना लॉग आए आप नहीं कैलकुलेशन कर सकते। तो इस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन में ये चीज ध्यान रखनी कि जैसे ये पार्ट आपका, इसको तो पहले थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई आप करोगे तो इसका 2 का स्क्वायर 4 और 3 डेसिमल पे डिजिट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से, फिर कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, आप खुद से भी कर सकते हैं। 0.5, ओके, एंड हियर यू कैन राइट 0.0295। अगेन आई सेड बिकॉज जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू होगी, ओके, लॉग। अब यहां पे हम इसको 0.16 लिख सकते हैं, और यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 4 × 10⁻6 4 लिख के -4, और इसको पूरे को ऊपर ही ले चलते हैं, ठीक, -6, तो ये हो जाएगा आपका 16/4 × 10⁻⁻4, ठीक है। ई नॉट सेल 1.05 - 0.0295 लॉग। अब ये 4 4 जा 16, तो 4 × 10⁻4, क्योंकि 6 था तो 2 0 हम इसके लिए लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ पे अब बच गया 4, तो 4 × 10⁻4 लॉग 4 इस तरीके का है a × b, तो हम इसको लिख लेंगे log 4 प्लस log 10⁻4। log 4 की वैल्यू 0.6020, ठीक है, log 4 की वैल्यू यही होगी, प्लस 4 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.6020, इसको सम करेंगे इसमें इंटू 0.0295 -10.5, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फाइनली आंसर इसका मिलेगा वो होगा 0.914 वोल्ट, यानी कि ई सेल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद वो होगी 0.914 वोल्ट।
तो आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है ये, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आप थोड़ा सा लॉग वगैरह सॉल्व करना जानते हो तो इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो वो आपका हो जाएगा 0.914 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? तो ये ध्यान रखिएगा आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। क्लियर?